हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन थे, पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है जेबीसी, सेकंड ऑप्शन है माल्थस और नेक्स्ट है एडम स्मिथ। इसी तरह से अगला ऑप्शन है रिकार्डो। तो अर्थशास्त्र के जनक आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्षमता को कहते हैं। तो एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्षमता को हम क्या कहते हैं? कीमत, उत्पादन, उपभोग या फिर उपयोगिता। यहाँ पर आपको गाइस बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो कीमत जो ऑप्शन मिला है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिला है उत्पादन, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है उपयोगिता। इसी तरह से हमें यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है उपभोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा उपभोग। आपको ध्यान रखना है एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। तो कैसी होती है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है अनंत, थर्ड नंबर पर ऑप्शन है शून्य, सेकंड नंबर पर है इकाई से अधिक और इसी तरह से हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में दिया गया है इकाई से अधिक और सेकंड नंबर पर है इकाई से कम। ठीक है, तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। इस वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं पूरी बुक से। तो इसी तरह से आप वीडियो एंड तक देखें। यहाँ पर गाइस 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच अनंत, ये रॉन्ग है। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन दिया है शून्य, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच शून्य होती है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर ऑप्शन है इकाई से अधिक और फर्स्ट है इकाई से अधिक, सेकंड है इकाई से कम। तो इकाई से अधिक जो ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए और ये कई बार पूछा भी गया है कि भारत में पाई जाती है कैसी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन मिलेंगे आपको जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था और तीसरा ऑप्शन है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था और 4 नंबर पर ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो गाइस यहाँ पर दिया गया है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है जब भी पूछा जाए कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, आपको बताना है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन है राइट है। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है तो चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है कौन? मांग की शक्ति। नेक्स्ट ऑप्शन है सरकारी योजनाएं। अगला ऑप्शन है मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियाँ और इसी तरह से गाइस से यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिला है? पूर्ति की शक्ति। आपको यहाँ पर बताना है कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है पूर्ति की शक्ति। जो 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये आपका गलत ऑप्शन है। मांग की शक्ति जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन और यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है कि सरकारी योजनाएं,
ये भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन है मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियाँ बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन गाइस आपका इम्पोर्टेंट है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है, कैसी होती है? ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट है कि धनात्मक, सेकंड है ऋणात्मक और थर्ड ऑप्शन है शून्य। इसके बाद अगला ऑप्शन है अनंत। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है, तो अनंत जो ऑप्शन दिया गया है रॉन्ग है। शून्य जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। आपको बताना है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो ऋणात्मक जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऋणात्मक होती है तिर्यक लोच पूरक वस्तुओं के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित वस्तुओं को कहते हैं। यहाँ पर आपको कर लेना है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित नहीं, निम्न स्तरीय वस्तु को कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या फिर गिफिन वस्तुएं। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है सार्वजनिक वस्तुएं, ये आपका गलत ऑप्शन है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को हम सार्वजनिक वस्तुएं नहीं कहते। इसके बाद यहाँ पर गाइस सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है स्थानापन्न वस्तुएं, ये भी गलत है। पूरक वस्तुएं भी रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर पर गिफिन वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुओं को क्या कहेंगे? गिफिन वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। ऑप्शन देखिए, पहले कमी, सेकंड है स्थिरता, नेक्स्ट है वृद्धि और 4 नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। तो ये सभी जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है वृद्धि, ये भी आपका गलत है। स्थिरता भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन है कमी। चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में कमी होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि संयुक्त मांग से अभिप्राय है। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है? आप इसका आंसर लिखोगे कि जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग कहलाती हैं। ठीक है, इन दिए गए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक एक दो दो तीन तीन बार सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। और जो मॉडल पेपर आपको दिए जाते हैं इनको सॉल्व करके ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है ताकि वहाँ पर आप अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मांग से आप क्या समझते हैं? आप लिखोगे कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। ठीक है, मांग से आप क्या समझते हैं? क्या लिखोगे? किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। और संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है? आप लिखोगे जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग हम एक साथ करते हैं तो वो संयुक्त मांग कहलाती है। जैसे स्कूटी और पेट्रोल। ठीक है, तो एक साथ उनकी मांग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि परोक्ष किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कर, एक ही बात है। तो आप लिखोगे कि जब कर भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं या फिर वह अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे वस्तु एवं सेवा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा क्या है? आप लिखोगे कि राजस्व घाटा कुल व्यय
यानी राजस्व प्लस पूंजीगत। राजस्व घाटा कुल व्यय की उधार कुल प्राप्तियों यानी राजस्व प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों। तो राजस्व घाटा कुल व्यय की उधार कुल प्राप्तियों पर अधिकता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे। अगला क्वेश्चन है कि चालू खाते की मदें बताइए। इसमें आप लिखोगे कि चालू खाते के अंतर्गत उन सभी लेन देनों को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात के लिए किए जाते हैं, जैसे दृश्य वस्तुओं का आयात व निर्यात और अदृश्य मदें। ठीक है, चालू खाते की मदें बताइए। चालू खाते के अंतर्गत उन सभी लेन देनों को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात के लिए किए जाते हैं, जैसे दृश्य वस्तु का आयात व निर्यात, और सेकंड यहाँ पर इसके मदों में आप लिखोगे अदृश्य मदें। ठीक है, और राजस्व घाटा क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। परोक्ष किसे कहते हैं या फिर अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, ये भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। और पूरी बुक से जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम जिन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है वही क्वेश्चन गाइस इस वीडियो में रखे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कि समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण क्या हो जाएंगे, कुल रोजगार, कुल मांग का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की एक व्यवस्थित परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए आप वहाँ पर लिख कर आओगे कि समष्टि यानी सूक्ष्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए समष्टि अर्थशास्त्र आपको सूक्ष्म नहीं लिखना है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र। आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा अर्थशास्त्र, विशाल अर्थशास्त्र, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्तिगत आय का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अगर यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र आएगा तो इसके अंतर्गत जैसे पूरी राष्ट्र की आय का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है विशाल अर्थशास्त्र। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाइयों समूह का अध्ययन करती है, जैसे कुल आय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि। ठीक है, क्या पूछा गया था कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाइयों समूह का अध्ययन करती है, और जैसे कुल आय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, उनको भी देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। ठीक है, मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या होती है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वजनिक वस्तु क्या है। ठीक है, सार्वजनिक वस्तु क्या है इसको तैयार करेंगे। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, यानी अतलग उत्तरीय प्रश्न में जो पूरी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। अब एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखिए कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है, सार्वजनिक वस्तु क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, इसको भी तैयार करना है। और पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। आगे और भी क्वेश्चन है, उनको भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस का गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर गाइस सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है।